हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील कुकना। तो जैसे कि हमारी अभिमन्यु सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, और मैंने आपसे ये वादा कर रखा है कि जब तक आपका सीईटी नहीं होगा तब तक ये आपकी सीईटी की जो सीरीज है वो चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछली क्लासें हैं वो आपको बढ़िया समझ में आ रही होगी, और अगर क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दिया करो। अगर कोई भी साथी चैनल के ऊपर नया है तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है ना ये हड़प्पा का पुराना स्थल है। देखो ये बात किसकी कर रहा है, यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रखे हैं और हरियाणा की हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। इसने बात अभी किसकी की है, हड़प्पा स्थल की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले कुछ हड़प्पा के बारे में बातें हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो हड़प्पा के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि जो हड़प्पा की खोज है ना ये किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी के अंदर की गई थी। अब 1921 में हुई थी तो किसी के द्वारा तो की गई होगी ना, उस व्यक्ति का नाम क्या था, दयाराम साहनी जो है ना उस व्यक्ति का नाम था। यानी हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, 1921 में की गई थी। और हड़प्पा से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो हड़प्पा है ये कौन सी नदी के किनारे आता है। पीछे ये भी क्वेश्चन आया था, तो आपने बता देना है हड़प्पा जो है ना ये रावी नदी के किनारे आता है। हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के तट पे पड़ता है। और हड़प्पा के साथ साथ में है ना क्वेश्चन किससे आते हैं, मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन आते हैं। पीछे मैंने आपको करवा भी रखे हैं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये जो मोहनजोदड़ो है ना इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मोहनजोदड़ो, पीछे ये क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का जो टीला है ना वो इसे ही कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो मृद भांड है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो यहीं से मिले हैं, इसलिए क्या नाम मृतकों का टीला। साथ में क्या बात यहाँ पे आती है, मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना ये 1922 में की गई थी। अब 1922 में किसके द्वारा खोज की गई थी, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। कौन से व्यक्ति हुए थे, राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है ना इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो जो है इस यहाँ से और क्या मिला है, तो विशाल जो स्नानागार है ना, पीछे ये भी क्वेश्चन आया था कि विशाल स्नानागार ये कौन से स्थान से मिला है, ये मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता था, इसने पूछा था कि कौन सा स्थल जो है ना ये हड़प्पा का पुराना स्थल है। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्राचीनतम जब भी पूछे ना तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिरढाणा। और बिरढाणा कहाँ पर पड़ता है, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। बिरढाणा कहाँ पर है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि बिरढाणा जो है ना ये सबसे प्राचीनतम स्थल रहता है किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। ठीक है, कुणाल जो है ना ये भी कहाँ पर है, ये भी फतेहाबाद के अंदर आता है। कुणाल कहाँ पर है, ये फतेहाबाद के अंदर है। कुणाल से पीछे क्वेश्चन आया था कि जो राजा का मुकुट है, राजा का मुकुट ये हरियाणा के कौन से स्थान से मिला है, तो ये कुणाल से ही मिला हुआ है। राजा का मुकुट कहाँ से मिला है, कुणाल से। राखी गढ़ी जो है ना ये अभी हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। राखी गढ़ी के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा आता है, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, अगर ये पूछ ले तो आपने क्या बताना है, वो राखी गढ़ी रहेगा। ठीक है, इसी राखी गढ़ी से मैंने आपको पीछे बताया होगा कि 4500 वर्ष पुराने जो है ना पुरानी सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, या फिर 5000 साल पुराने या 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण है ना वो कहाँ से मिले हैं। तो पुरानी सभ्यता के जो प्रमाण है ये आपके राखी गढ़ी से ही मिला हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकता है, बनावली। बनावली जो है ना ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अभी फिलहाल ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। ठीक है, फतेहाबाद में है तो बनावली से और क्या क्या चीजें मिली हुई है, तो मैंने अच्छी प्रकार से आपको बता रखा है कि बनावली से जो है ना ये अध जले जो मिले हैं, अध जले यानी आधे जले हुए जो है ना
इसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से क्या मिला हुआ है, यहाँ से मिट्टी के हल का जो खिलौना है ना, वो भी कहाँ से मिला है, तो मिट्टी के हल का जो खिलौना है वो बनावली से ही मिला हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हड़प्पा का पुराना स्थल हरियाणा के अंदर कौन सा है, वो आपने बता देना है, वो रहेगा बिरडाना। और बिरडाना का हरियाणा के कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये वाले से क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। अब देखो क्वेश्चन ये भी हरियाणा हिस्ट्री से है और सीसवाल के बारे में बात कर रहा है। तो सीसवाल संस्कृति से हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है या संबंधित है, तो वो कौन सा रहेगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट आता है। जो फतेहाबाद है ना, इसे क्या कहा जाता है, इसे पिंक सिटी कहा जाता है, यानी इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हरियाणा की गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। फतेहाबाद के बारे में याद रखना, 22 दिसंबर, ये जो फतेहाबाद है ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कब बनता है, तो ये बनता है 15 जुलाई 1997 को बना था। 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, एक तो फतेहाबाद बना था, एक कौन सा बना था, झज्जर बना था। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हिसार जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है और इसे मोल सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे मोल सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सोलर सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको, सॉरी, हिसार की बात हो रही है तो यहाँ पर ये चीजें नहीं आएगी। मैग्नेट सिटी बोलते हैं इसको, और साथ में इसको स्टील सिटी कहा जाता है। इसे स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा लोहे के जो पाइप है ना, वो हरियाणा में कहाँ से बनते हैं, लोहे के जो पाइप है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही बनते हैं। रोहतक जो है ना, ये हरियाणा का क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल आता है। रोहतक क्या रहता है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल आपसे पूछे ना तो वो रोहतक ही आता है। सबसे बड़ा मंडल मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें टोटल जो है ना वो 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। यमुनानगर जो है ना, इस यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जो इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 3 राज्यों के साथ में है ना इसकी सीमा लगती है। किसकी, 3 राज्यों के साथ हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है, यमुनानगर की लगती है। ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है कि वो 3 राज्य कौन से हैं जिनकी सीमा यमुनानगर के साथ में लगती हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको अच्छी प्रकार से एग्जाम के अंदर करवा रखे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। और हिसार के बारे में ये भी याद रखना है कि जिस समय हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी कौन सा था, वो हिसार ही था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने पूछ रखा है हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी। ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि पूछा ये गया है कि हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी। ठीक है ना, अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा विकास पार्टी, तो ये जो हरियाणा विकास पार्टी है ये कब बनती है, हरियाणा विकास पार्टी जो है ना ये बनाई तो गई थी 1991 ईस्वी के अंदर। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, यानी इस पार्टी के संस्थापक पूछे तो आपने बता देना है चौधरी बंसीलाल थे। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे, उस व्यक्ति का नाम था चौधरी बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल जो है ना ये हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे थे, ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे। चौधरी बंसीलाल को क्या कहा जाता है, इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, या आधुनिक हरियाणा का शिल्पी भी किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है। अब जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है ना ये कौन सा रहता है, तो उस समय हरियाणा विकास पार्टी को चुनाव चिन्ह दिया गया था लड़का और लड़की का। लड़का और लड़की, ये इस पार्टी का क्या था, चुनाव चिन्ह हुआ करता था। अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा विकास पार्टी से, तो इस पार्टी की पहली बार सरकार कब बनती है, तो 1996 ईस्वी में इसकी सरकार बनती है। ठीक है, 1996 में जब इस पार्टी की सरकार बनती है तो आपको अच्छी प्रकार से पता होगा हरियाणा में एक बार शराबबंदी हुई थी। ठीक है, और शराबबंदी कब से कब तक हुई, तो 1996 से लेकर के ना
ये 1998 तक रही थी। और ये शराबबंदी किसने की थी? ये चौधरी बंसीलाल के द्वारा ही करवाई गई थी। तो एक बार हरियाणा में क्या हो जाती है? शराबबंदी भी हुई थी। नेक्स्ट कौन सी पार्टी है? तो विशाल हरियाणा पार्टी। यही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये पार्टी बाद में किस में शामिल हो गई थी? ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी 2004 के अंदर। विशाल हरियाणा जो पार्टी है ना, ये पार्टी कब बनती है? ये 1967 के अंदर बनाई गई थी। 1967 में किसने बनाई थी? तो यहाँ पर जो राव वीरेंद्र सिंह थे, राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह ने इस पार्टी को बनाया था। और राव वीरेंद्र सिंह जब इस पार्टी को बनाते हैं ना, तो इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह इनको दिया गया था, इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह इनको दिया गया था ना, वो कौन सा था? तो वो था यहाँ पर उगता सूरज। या तो उगता सूरज कह सकते हो या चमकता सूरज कह सकते हो। ये वाली बात जो है आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो राव वीरेंद्र सिंह ने चुनाव चिन्ह जो है कौन सी पार्टी का दिया था? उगता सूरज दिया गया था। ठीक है। इस पार्टी की सरकार बनने के बाद राव वीरेंद्र सिंह क्या बन जाते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और ये जो पार्टी है ना, ये 1978 में शामिल हो गई थी किसमें? कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी ये वाली जो पार्टी है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। अगले पार्टी दे रखी है हरियाणा जनहित कांग्रेस। ये जो पार्टी है ना, ये किसने बनाई थी? तो ये पार्टी बनाई गई थी यहाँ पर, अगर मैं कहूँ कि 2007 के अंदर। 2007 में जो चौधरी भजनलाल थे ना, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। चौधरी भजनलाल, इन्होंने हरियाणा में एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा जनहित कांग्रेस था। ठीक है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि क्या चुनाव चिन्ह था इस पार्टी का। तो चुनाव चिन्ह जो इस पार्टी को दिया गया था ना, वो था हरियाणा का ट्रैक्टर। क्या नाम रहेगा? ट्रैक्टर जो है वो इस पार्टी का क्या था? चुनाव चिन्ह हुआ करता था। और बाद में 2016 के अंदर ये पार्टी किस में शामिल हो गई थी? ये कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गई थी। एक पार्टी आपको दे रखी है हरियाणा लोकदल पार्टी। तो ये पार्टी बनाई गई थी चौधरी देवीलाल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है ना। और चौधरी देवीलाल जो है ना, ये हरियाणा के 2 बार तो सीएम रह चुके हैं। ये 2 बार तो हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। और ये 2 बार ही भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार तो सीएम है और 2 बार क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। चौधरी देवीलाल ने ही क्या काम किया था? हरियाणा के अंदर सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन को भी शुरू किया था। और इनकी जो बुढ़ापा पेंशन है ना, ये 1987 में शुरू की गई थी। और कितने रुपए शुरू की थी? उन्होंने 100 रुपए से इसकी शुरुआत की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछे ना, तो आपने बता देना है इस पार्टी का चुनाव क्या रहेगा? चश्मा रहेगा। लेकिन अभी इस पार्टी का नाम क्या है? वो है INLD, इंडियन नेशनल लोकदल। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या आता है? वो रहेगा चश्मा। तो पूछा क्या गया था, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। विशाल हरियाणा पार्टी जो है ना, ये हरियाणा की क्या है? पहली क्षेत्रीय पार्टी रहती है। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स से, तो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। जितना हो सके ना इस क्लास को अपने जितने भी दोस्त हैं आपके वहां तक पहुंचा दो, ताकि वो भी इस क्लास को देखें और यहाँ से कुछ सीखे। ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन वो क्या कहता है अपन देख लेते हैं। 1967 में हरियाणा विधानसभा की बात ये कर रहा है। 1967 में जो हरियाणा विधानसभा है, इसमें कितनी सीटें आरक्षित थी? ये वाली बात यहाँ पे की गई है। अगर हम बात करें 1967 की, तो हरियाणा विधानसभा की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है ना। हरियाणा विधानसभा के अंदर बातें कर लेते हैं। तो 1967 में हरियाणा विधानसभा की कितने सीटें थी? देखिए, हरियाणा बना कब था? तो हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था ना, तो उस समय हरियाणा विधानसभा की टोटल 54 सीटें थी। 54 में से आरक्षित सीट कितनी थी? तो 10 सीटें जो है ना, ये आरक्षित सीट थी। ठीक है ना। कितनी सीट आरक्षित थी? 10 सीटें आरक्षित थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहली बार इन सीटों को कब इंक्रीज किया गया था? वो 1967 में किया गया था। 1967 में सीटें कितनी हो गई?
81 और कितनी सीटें रिजर्व थी, तो 15 सीटें जो है ना ये हरियाणा में रिजर्व सीटें थी, ये आरक्षित सीट थी। ये बात आपने याद कर लेनी है। फिर लास्ट में हरियाणा विधानसभा की सीटों को 1990 के अंदर बढ़ाया गया था और कितना कर दिया गया था, इनको यहाँ पर 90 कर दिया गया था। अभी वर्तमान में कितनी सीटें आरक्षित है, तो हरियाणा में 17 सीटें जो है ना ये प्रेजेंट टाइम में आरक्षित सीट आ जाती है। ठीक है, इन 17 सीटों के बारे में आपने कैसे याद कर लेना है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट, एकमात्र जिला जो खुद क्या है आरक्षित है, तो झज्जर जो है ना ये एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद एक आरक्षित सीट है। ठीक है, याद रखना है। और ये 17 सीटें कौन कौन सी है या कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, आपको सारी बातें यहाँ से याद रखनी है, कौन से जिले से कौन सी सीटें आरक्षित हो जाती है। तो पूछा क्या गया था, विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित थी, तो उसमें कब की बात है, 1967 के अंदर, तो 15 सीटें आरक्षित थी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी जो है ना ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखो, अब 17 सीटें आरक्षित है, हरियाणा में कुल मिलाकर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हरियाणा के अंदर 22 जिले आते हैं। अब 22 जिले हैं तो इनमें से 5 ऐसे जिले हैं जहां से कोई भी सीट जो है ना ये आरक्षित नहीं है, रिजर्व नहीं है। वो पांचों डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। एक तो आपका यहाँ पर रहता है फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है इससे कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद के साथ में कौन सा आता है, नू आता है। नू के बाद में अगर मैं कहूँ तो कौन सा आता है, एक रहता है पंचकुला, पंचकुला से भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। और एक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है चरखी दादरी, तो चरखी दादरी से भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। और कौन सा हो जाएगा, एक है महेंद्रगढ़। तो ये वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है 5 जहां से कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो 5 जिले ऐसे भी हैं जहां से कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो अभी वर्तमान में ये आंकड़ा है हरियाणा विधानसभा का। ठीक है, तो 17 सीटें आरक्षित कौन सी है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। आपने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा में जो एक आरक्षित सीट है होडल, ये जो होडल है ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। एक आपने बताना है उकलाना जो है ना ये भी एक आरक्षित सीट है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ठीक है, एक आपने बताना है कि जो कालांवाली है ना ये भी एक आरक्षित सीट है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ठीक है, एक आपने बताना है कि जो इसराना है ये हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यानी जो 4 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए है ना, ये आपने कमेंट करके बताना है कि चारों सीटें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की आरक्षित सीट यहाँ पर आ जाती है। तो कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पुट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसने आपसे पूछा क्या है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले को नहीं छूती है। यानी अब नदियों वाले क्वेश्चन भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे आते हैं, तो आप एक एक करके जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अपन डिटेल में करते हैं। पूछा गया है किसके बारे में, यमुना नदी की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यमुना नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा करके जाऊंगा आपको नदियों के, यमुनोत्री हिमानी। और ये जो यमुनोत्री हिमानी है ये कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड की बात यहाँ पर हो रही है। उत्तराखंड के अंदर कौन सी नदी निकलती है, तो उत्तराखंड से यमुना नदी निकलती है। जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, तो अगर हम बात करें यमुना को और क्या कहा जाता है, यमुना को चीर स्थायी नदी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको चीर स्थायी नदी भी कहा जाता है। चीर स्थायी का मतलब होता है कि जो नदी बहती ही रहे सदा, वो भी आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है यमुना के बारे में, यमुना की कुल लंबाई पूछे तो आपने बता देनी है 1376 किलोमीटर जो है ना ये इसकी टोटल लंबाई आती है। ठीक है, यमुना के बारे में और क्या क्वेश्चन आ जाएगा, एक ये पूछता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ना वो यमुना नदी ही आती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आती है, वो यमुना नदी ही आती है। मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता रखा होगा कि ये नदी क्या काम करती है, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। हरियाणा प्लस जो यूपी है ना इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है,
वो यमुना ही बनाती है। ठीक है, अब सीमा बनाने का मतलब क्या हुआ कि दोनों राज्यों के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो हरियाणा के पूर्व की तरफ बहती है। कितने किलोमीटर है, तो ये 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है हरियाणा और यूपी के बीच में। ठीक है, तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये बात किस जिले को नहीं छूती है, तो देखो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, झज्जर, यह झज्जर को नहीं छूती है। ठीक है ना, सोनीपत के अंदर है, करनाल के अंदर है और फरीदाबाद के अंदर है। अगर मैं कहूँ कि यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा का जो पलवल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, पलवल में एक स्थान पड़ता है हसनपुर। कौन सा पड़ता है, हसनपुर। इसी हसनपुर से यह नदी यूपी में प्रवेश कर जाती है, और यूपी में प्रवेश करती है तो यूपी में कहाँ पर जाकर के, यूपी में जो प्रयागराज पड़ता है ना, जिसे अभी क्या नाम देते हैं, इलाहाबाद, इसी प्रयागराज में जाकर के ये गंगा के अंदर मिल जाती है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आती है, यमुना आती है। ठीक है, इसी यमुना के ऊपर अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर एक बैराज बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली में एक बैराज बना हुआ है, कौन सा, वो आता है ओखला बैराज। कौन सा बैराज रहता है, ओखला बैराज बना हुआ है। और ये जो ओखला बैराज है ना, यहाँ से कौन सी नहर को निकाला गया है, तो यहाँ से गुरुग्राम नहर को निकाला गया है। कौन सी नहर को, गुरुग्राम नहर को निकाला गया है। गुरुग्राम नहर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई करती है, तो गुरुग्राम में तो करती ही है, साथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ये फरीदाबाद के अंदर भी सिंचाई करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन बनता है यमुना को लेकर के, तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी होगी, आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, और यमुना की बात करें तो यह प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर यमुना नगर से। ठीक है ना, यमुना नगर से यह प्रवेश करती है, और यमुना नगर से जब प्रवेश करती है तो कहाँ पर, ये ताजेवाला नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ताजेवाला नामक स्थान से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और इसी ताजेवाला नामक स्थान पर क्या बना हुआ है, हथीनी कुंड बैराज बना हुआ है। यहाँ से क्या बना हुआ है, हथीनी कुंड जो बैराज है ये इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। और हथीनी कुंड जो बैराज है ना, इसको एक नाम देते हैं कि मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, हथीनी कुंड बैराज को ही कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यमुना नदी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मेरे आपसे निवेदन है कि आप निकाले दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ना, ये हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बढ़िया सेशन लगा होगा। कल के बाद जो क्लासें है ना, वो हमारी कम से कम 40 से 45 मिनट की रहने वाली है। तो आज के लिए क्लास इतनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि सेशन बिल्कुल बढ़िया लगा होगा। अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करते रहा करो। अगर कोई भी साथी चैनल के ऊपर नया है तो वो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जय हिंद, धन्यवाद।